हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अरावली पाठशाला पर। मैं पंकज मालवीय आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। अपना चैप्टर चल रहा था रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अपने कर लिया था। उसके बाद अपना अध्याय नंबर 2 चल रहा था अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड बेस एंड सॉल्ट। अपना चैप्टर चल रहा था और उसमें हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण तक पढ़ लिया था। और आज हम पढ़ेंगे कि कुछ पदार्थ होते हैं या कुछ वस्तु अपने आसपास, जैसे कि संतरा है, इमली है, अब इनमें कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं, उनका अपन एग्जाम में प्रश्न आता है। तो जैसे कि सिरका, सिरका क्या होते हैं, अचार वगैरह में डालते हैं, वो क्या है, सिरका। अब इस सिरके में क्या है, एसिटिक अम्ल। कौन सा अम्ल है, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH। ये अपना क्या था, एसिटिक अम्ल। फिर है संतरा, संतरे में क्या है, सिट्रिक अम्ल। संतरे में सिट्रिक अम्ल। अब नींबू में भी क्या देखो, सिट्रिक अम्ल। अब नींबू और संतरा एक जैसे दिखते, अब दोनों में कैसा, संतरे का स से सिट्रिक अम्ल आपको याद रखना। फिर है इमली में, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल। और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा है, ऑक्जेलिक अम्ल। और ये दोनों तो हमने पढ़े थे, चींटी का डंक और नेटल। इसमें कौन सा अम्ल होता है, मेथोनिक अम्ल। और इस मेथोनिक अम्ल को ही नष्ट करने के लिए इसके ऊपर कौन सा, डाक के पौधे का अपन क्या करते हैं, इसके ऊपर पत्तियों को पीस कर लगाते हैं, तो क्या होता है, इसकी अम्लता कम हो जाती है। या फिर अपने जो खाने का सोडा है उसको भी अपन लगाते हैं। उसके बाद है खट्टा दूध या दही, उसमें कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल। जहां पर भी लैक्टिक शब्द आ जाए, लैक्ट शब्द आ जाए, वहां पर आप समझना ये दूध दही से संबंधित है। तो ये मुख्यतः कुछ अम्ल है और कुछ पदार्थों में अम्ल के नाम है, इनको आपको अच्छे से याद रखना है, या आपको पूछ सकते हैं। अब अपन बढ़ते हैं आगे। अब अपन करेंगे पाठ्यगत प्रश्नों को। अब हम करेंगे पाठ्यगत प्रश्नों को करने वाले हैं, इसके बाद ये सारे पूरे हो जाएंगे, उसके बाद हम अभ्यास प्रश्न करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप अरावली पाठशाला पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब चलते अपने प्रश्न पर। क्या दिया हुआ है, पहला प्रश्न। आप अपनी बुक में क्रम से देखिए, ये सारे प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको 3 प्रश्नलियां दी हुई है। कितनी प्रश्नलियां दी हुई है, हमको 3 प्रश्नलियां दी हुई है। और इनमें से एक में आश्रित जल, एक में क्या भरा हुआ है, आश्रित जल भरा हुआ है, मतलब जल कैसा है, उदासीन। फिर है शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन, एक में कौन सा विलयन है, अम्लीय, तथा दूसरे में कौन सा विलयन है, क्षारीय विलयन। एक में अम्लीय और एक दूसरे में क्षारीय विलयन। यदि आपको केवल कौन सा लिटमस पत्र, सिर्फ लाल लिटमस पत्र, कौन सा लिटमस पत्र, केवल अपन को कैसा दिया हुआ है, एक लिटमस पत्र दिया है, वो भी लाल, तो आप प्रत्येक परत नली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे, कौन सा अम्लीय है, कौन सा क्षार है, कौन सा लवण है, ये अपन कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले तो अपन को क्या क्या दिया हुआ है, हमको लेनी है 3 प्रश्नलियां। कितनी, 3 प्रश्नलियां ले ली। अब तीनों प्रश्नलियों में एक में क्या भरा हमने, जल, एक में जल है, दूसरे में क्या है, एक में अम्लीय विलयन, एक में है अम्लीय विलयन, और एक में क्या है, क्षारीय विलयन, एक में क्या है, क्षारीय विलयन। अब अपन, और हमको दिया हुआ क्या है, अपन को दिया हुआ है लाल लिटमस पत्र। कैसा दिया हुआ है, लाल लिटमस पत्र, लाल लिटमस अपन को दिया हुआ है। प्रश्न में अपन को क्या बोला, 3 प्रश्नलियां लिए, एक में जल भरा, एक अम्लीय, एक में क्षारीय, और लाल लिटमस पत्र अपन को दिया हुआ है। अब अपन को पता क्या क्या है, हमने पढ़ा था कि अम्ल होते हैं, अम्ल क्या करते हैं, अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देते, नीले को लाल कर देते हैं, ये अपन को पता है। फिर है क्षार है, क्षारक क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या करते हैं, लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। और अम्ल, क्षार, और फिर जल है, और जल का पीएच अपन को क्या पता है, जल का पीएच के कितना होता है, 7। जल का पीएच होता है 7, मतलब कैसा होता है, उदासीन। कैसा होता है, उदासीन। अब हमको लाल लिटमस पत्र दिया हुआ, और एक ही लिटमस से अपन को सारों को चेक करना है, कौन सा अम्ल, कौन सा उदासीन और कौन सा क्षारीय। सबसे पहले मैंने लाल लिटमस पत्रों को लिया और किसमें डुबो दिया, मैंने जल में। किसमें डुबोया, पहले जल में डुबोया, ये लिख दिया मैंने जल में। जैसे ही मैंने इसको जल में डुबोया तो यह कैसा रहा, अपरिवर्तित। कैसा रहा, अपरिवर्तित, ठीक है। मतलब ये अपन को क्या पता चलेगा कि यह कुछ भी इसमें परिवर्तन नहीं हुआ, मतलब ये क्या है, ये क्या है कि यह उदासीन विलयन है, ठीक है। उसके बाद मैंने लाल लिटमस पत्रों को लिया और किसमें डाल दिया, मैंने क्षार में। किसमें डाल दिया, लाल लिटमस पत्रों को लिया और मैंने किसमें डाल दिया, अम्ल में। किसमें डाल दिया, अम्ल में।
तो जैसे ही मैंने अम्ल के अंदर डाला, ये लिख दिया मैंने अम्ल, अम्ल के अंदर डाला। अब लाल लिटमस पत्र था जिसको मैं अम्ल के अंदर डालूंगा तो कुछ फर्क होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अम्ल तो नीले को लाल करता है, लेकिन मैंने इसमें लाल ही डाला तो क्या होगा? अपरिवर्तित, अपरिवर्तित। फिर मैंने ये लाल लिटमस पत्र लिया और किसमें डाल दिया? इस सार के विलयन में डाला। किसमें डाला? सार में डाला। तो सार के अंदर जब अपन डालेंगे तो क्या हो जाएगा कि इसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला। कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। तो अपन को पता चल गया कि अब ये दोनों तो अपरिवर्तित है, ठीक है। यहां तक अपन को क्या पता? ये दोनों अपरिवर्तित है। अब ये दोनों उदासीन हो सकते हैं या दोनों में से कोई भी अम्लीय भी हो सकता है। अपन को सिर्फ यहां पर ये पता चला कि ये जो विलयन है ये कैसा है? सारीय। ये कैसा है? सारीय। ये अपन को पता चल गया। अब अपन दूसरा काम क्या करेंगे? अब देखो यहां पर आते ही हमारा लिटमस पेपर कैसा हो गया? नीला। कैसा हो गया है? नीला हो जाएगा। अब इस नीले लिटमस पत्र को, इस नीले लिटमस पत्र को मैं क्या करूंगा? इस नीले लिटमस पत्र को मैं अब बारी बारी से वापस इन सभी में डुबोऊंगा। अब नीला लिटमस पत्र लिया और इस नीले को मैंने क्या कर दिया कि सबसे पहले वाले में मैंने डुबोया। यहां पर तो अपन को पता चल गया ये सारी विलयन, इसको रख दिया साइड में। अब मैंने नीले लिटमस पत्र को यहाँ पर इस जल वाले विलयन में डुबोया। तो जल वाले ने पहले भी अपरिवर्तित था, अब इस नीले लिटमस पत्र को मैंने जल में डुबोया तो कैसा रहा? अपरिवर्तित। कैसा? अपरिवर्तित रहा। मतलब अब अपन को पता चल गया कि लाल लिटमस पत्र को भी ये नीला नहीं कर रहा है, नीले को भी लाल नहीं कर रहा है। मतलब ये इसका मैटर भी सॉल्व हो गया कि भाई अपन को पता चल गया ये कैसा है? उदासीन। ये कैसा है? उदासीन है। और इसका अपन को पता चल गया ये कैसा है? सार है। अब ये नीला लिटमस पत्र लिया अपन ने, यहां पर नीला हो गया था, इस नीले को अपन ने ले लिया अम्ल के पास। और जैसे ही मैंने इस नीले को अम्ल के अंदर डुबोया तो कैसा हो गया? ये लाल। कैसा हो गया? लाल हो गया। मतलब यहां पर क्या था? अपरिवर्तित था, लेकिन नीले लिटमस को इसने लाल कर दिया। मतलब अपन को पता चल गया कि ये कैसा है? अम्ल। कैसा है? अम्ल है। और ये अपना फाइनल आंसर हो गया। तो क्या हुआ? आंसर में क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम एक लाल लिटमस पत्र को लेंगे, उसको सबसे पहले हम किसमें डुबोएंगे? जल वाले विलयन में डुबोएंगे और अम्लीय विलयन में डुबोएंगे, तब यह अपरिवर्तित रहता है। लेकिन जब उसको सार विलयन में डुबोएंगे तो यह तीसरी परख नली में डुबोएंगे तो इसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला रंग हो जाएगा। इससे अपन को पता चल जाएगा जो तीसरी परख नली है उसका विलयन कैसा है? सारीय। कैसा है? सारीय। अब वापिस नीले हुए लिटमस पत्रों को वापिस पुनः दो परख नलियों में डुबोएंगे तो एक परख नली में यह कैसा रहता है? अपरिवर्तित रहता है। मतलब यह विलयन कैसा है? उदासीन। कैसा है? उदासीन है। और वापिस इसी नीले लिटमस पत्र को अपन पहली बार परख नली में डुबोएंगे तो इसका रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। इससे अपन को पता चलता है कि पहली परख नली में अम्ल विलयन है, दूसरे में जल या उदासीन विलयन है और तीसरे में सारी विलयन है। ठीक है, तो ये हो गया अपना आंसर। अब इसको लिखेंगे कैसे? इसको लिखना है इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे जब हम लाल लिटमस को, जो जो अपन ने पढ़ा है वो लिखना है। लाल लिटमस को किसमें? ए, बी व सी परख नली में डुबोते हैं। में डुबोते हैं तो क्या होता है? तो ए तथा बी में लिटमस अपरिवर्तित, लिटमस अपरिवर्तित रहता है। फिर क्या करना है? लिटमस अपरिवर्तित रहता है लेकिन सी परख नली के विलयन में यह कैसा हो जाता है? यह नीला हो जाता है। अर्थात
परक नली सी में क्या है, सी में सारी विलयन है। कौन सा विलयन है, सारी। अब क्या करना है, नीले हुए लिटमस को शेष दो लिटमस को ए व बी में डुबोते हैं। बी में लिटमस अपरिवर्तित रहता है, अतः यह उदासीन है। तथा ए परख नली में लिटमस पुनः लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, पुनः लाल हो जाता है। अतः यह अम्लीय है। जो जो अपन ने किया वो अपन ने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर, यह अम्लीय, ठीक है। ये हो गया अपना आंसर, इसका हो गया। अब बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना क्या है कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। जो पीतल है और तांबे के जो बर्तन है उसमें खट्टे पदार्थों को क्यों नहीं रखना चाहिए। तो हमने क्या किया था कि खट्टे पदार्थ होते हैं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, हमने पढ़ा नींबू में क्या होता है, नींबू में कौन सा अम्ल होता है, सिट्रिक अम्ल। संतरे में कौन सा होता है, सिट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा होता है, टार्टरिक अम्ल। टमाटर में कौन सा होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये सारे जो खट्टी चीजें, ये खट्टे पदार्थ है, उसमें क्या पाए जाते हैं, अम्ल। खट्टे पदार्थों में क्या पाए जाते हैं, अम्ल। और ये जो अम्ल होते हैं, ये पीतल और तांबा, ये क्या है, पीतल तांबा क्या है, पीतल और तांबा ये क्या है, धातु। ये क्या है, ये है धातु। और हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, कि जब अम्ल और धातु को आपस में क्रिया करवाते हैं, तो अम्ल और धातु को आपस में क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, ठीक है। अम्ल और लवण और जल बनता है, ठीक है। अब ये जो अम्ल है और धातु है, इनको जब अपन आपस में अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, लवण बनता है। और ये जो लवण बनते हैं ये कैसे होते हैं, विषैले। कैसे होते हैं, विषैले होते हैं। कैसे होते हैं, विषैले लवण बनते हैं। और इन विषैले लवणों के कारण ही क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसीलिए हमको क्या नहीं करना चाहिए कि पीतल एवं तांबे के बर्तन में दही और खट्टे पदार्थों को नहीं रखना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर हम इनको रखेंगे तो ये खट्टे पदार्थ पीतल के साथ अभिक्रिया करके या धातु के साथ अभिक्रिया करके विषैले लवणों का निर्माण करते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ये आपको लिखना है। तो क्या लिखेंगे अपन आंसर में, आंसर में लिखेंगे कि खट्टे पदार्थ कौन सी प्रकृति को होते हैं, पदार्थ अम्लीय प्रकृति के होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। और ये किसके साथ, धातु के साथ प्रकृति के होते हैं। और ये पीतल तथा तांबे जैसी, पीतल तथा तांबे जैसी धातुओं से अभिक्रिया करके, धातुओं से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, विषैले लवणों का निर्माण करता है। कैसे लवणों का,
विषैले लवणों का निर्माण करते हैं, विषैले लवणों का निर्माण करते। अब ये विषैले लवण का जिसको निर्माण किया उसको अपन ने खा लिया, और इनके सेवन से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे आप लिख देना। बस इसीलिए हम क्या करते हैं कि खट्टे पदार्थों को पीतल तथा तांबे जैसी धातुओं के पात्र में हमको नहीं रखना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया अपना इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? सॉरी, यहाँ पर मैंने जल लिख दिया शायद, या हाइड्रोजन गैस बनती है। लवण तथा देखो, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया, धातु के साथ किसकी अभिक्रिया? अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है? एक उदाहरण के द्वारा समझाइए इस गैस की उपस्थिति की जांच आप किस प्रकार से करेंगे। तो हमने एक प्रयोग किया था, ऊपर हमने लिखा था कि क्या किया था हमने, सबसे पहले जिंक, क्या किया था, एक पात्र लिया था और उसमें क्या डाला था, जिंक के टुकड़े डाले थे। क्या डाले थे? जिंक के टुकड़े। तो हमने सबसे पहले क्या लिया था? जिंक। क्या लिया था? जिंक को लिया था, जिंक के टुकड़े, जिंक के टुकड़े लिए थे। और इस जिंक के टुकड़ों को अंदर क्या मिलाया था? H2SO4 अम्ल। क्या मिलाया था? H2SO4 अम्ल, जिसको क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। और जब इसको अपन ने मिलाया था तो क्या बना था? लवण। क्या बना था? जिंक सल्फेट का लवण बना था। और साथ में एक गैस बनी थी, वो कौन सी बनी थी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी बनी थी? हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ था। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि यह गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस। प्रयोग अगर कभी भी पूछे तो आपको प्रयोग लिखना है। जब एक पात्र में क्या किया जाता है, एक परख नली में जिंक के कुछ टुकड़ों को डाला जाता है, फिर उसके अंदर सल्फ्यूरिक अम्ल या H2SO4 को अम्ल को मिलाया जाता है, और इस अम्ल को मिलाएंगे तो एक जिंक सल्फेट का लवण बनेगा तथा हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब इस गैस की उपस्थिति की जांच अपन किस प्रकार से करेंगे? तो जब इसके पास अपन किसको लेके जाएंगे? मोमबत्ती को। फिर मोमबत्ती को लेके जाएंगे। अब ये गैस बन गई, इसका पूरा अपन प्रक्रम प्रयोग करेंगे, उसमें से परख नली में से एक टेस्ट परख नली निकालेंगे और उसको साबुन के घोल के अंदर डालेंगे। किसमें? साबुन के घोल के अंदर डालेंगे। अब ये जो H2S हाइड्रोजन गैस है, वो जब उस साबुन के घोल में से निकलेगी तो क्या होगा? एक बुलबुला बनाएगी, और उस बुलबुले के पास जैसे अपन क्या करेंगे कि मोमबत्ती को लेके जाएंगे, ये फट की आवाज के साथ क्या हो जाएगा? ये फूट जाएगा, ठीक है। ये प्रयोग मैंने आपको ऊपर कराया हुआ है, मैं आपको यही से बता देता हूँ, ठीक है। ये अपना कहाँ पर गया? ये रहा, देखो क्या किया था हमने? एक परख नली ली थी, स्टैंड के ऊपर परख नली ली, इसमें जिंक के टुकड़े डाले। कैसे डाले? जिंक के टुकड़े डाले, और उसके अंदर H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल डाला। जब अपन इस सल्फ्यूरिक अम्ल में डालेंगे तो क्या होगी? अभिक्रिया होगी। क्या होगी? अभिक्रिया होगी, और उस अभिक्रिया से गैस का निर्माण होगा। इस गैस को अपन ने इस प्रवाह नली के माध्यम से किसके अंदर डाल दिया? साबुन के घोल के अंदर डाल दिया, साबुन के घोल के अंदर डाल दिया। अब ये गैस जैसे इसमें से निकलेगी क्या बनाएगा? बुलबुला। पानी के अंदर गैस जाती है तो क्या बनता है? बुलबुला बनेगा, और ये बुलबुला आएगा, और इसके पास मैं मोमबत्ती लेके जाऊंगा तो मोमबत्ती फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन हो जाता है। तो फट फट के साथ क्या होगा? हाइड्रोजन गैस का दहन होगा, और इससे अपन को पता चलेगा कि यह गैस कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है। तो यही आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। अब ये आप लिख देना, क्या लिखोगे?
क्या लिखना है आपको कि जब जिंक के एक परख नली में जिंक के टुकड़े डालेंगे और उसमें जब अपन सल्फ्यूरिक अम्लों को मिलाते हैं तो एक लवण का निर्माण होता है, साथ में एक गैस का निर्माण होता है। जब परवाह नली के माध्यम से इस गैस को साबुन के घोल के अंदर डाला जाता है तो यह फट फट के, और उसके पास जो बुलबुला निकलता है उसके पास अपन मोमबत्ती को लेके जाते हैं तो ये फट के आवाज के साथ क्या होता है, यह जलने लगती है और इसी को क्या बोलते हैं, यह अतः यह गैस कौन सी है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, यह आपको आंसर में लिख देना है। अब अपन बढ़ते हैं अपने आगे पर। कोई धातु यौगिक एक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखो ये क्या क्या बोल रहा है। सबसे पहले देखो कोई धातु यौगिक ए है, कोई धातु यौगिक ये है और उसको तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के अंदर डालते। अब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अपन लिख देते हैं, यहाँ पर क्या होता है अपना HCl। जो बोल रहा है वो अपन को पहले लिखना है, के साथ अभिक्रिया करवाते। अब ये क्या है, ये कोई मान लो धातु है, ये क्या है कोई भी धातु है, उसको HCl के साथ अभिक्रिया करवाए तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। मतलब क्या होगी, इसके इसमें और इसमें दोनों में क्या होगी, अभिक्रिया होगी। क्या होगी, अभिक्रिया होगी। अभिक्रिया हो गई तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है और इस उत्पन्न गैस से जलती मोमबत्ती को बुझा देती है और क्या होगी, बुदबुदाहट उत्पन्न होगी और गैस उत्पन्न होगी और उत्पन्न गैस क्या करेगी, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देती है। जलती हुई क्या करेगी, ये देखो क्या है इसका, ये जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी, जलती हुई मोमबत्ती को बुझा देगी। अब हमने क्या पढ़ा है, ऑक्सीजन तो क्या करती है, जलाने में सहायक। ऑक्सीजन क्या है, जलाने में सहायक है। और बुझाने में कौन सी गैस सहायक है, हमने पढ़ा था कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक चीज तो यहाँ पर क्या बनेगी, अपन को पता है क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि इसने क्या बोला है कि एक गैस बन रही है और वो गैस क्या कर रही है, जलती हुई मोमबत्ती को बुझाने का काम कर रही है। और बुझाने का काम किसके द्वारा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के द्वारा। यदि उत्पन्न यौगिक में से एक कैल्शियम क्लोराइड है, अब ये बोल रहा है कि जो अभिक्रिया हो गई उसके बाद में उत्पन्न यौगिक हुए उनमें से एक क्या है, एक तो गैस बन गई CO2 और एक दूसरा क्या बन रहा है कि एक है इसमें से, ये बोल रहा है कि क्या है, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये है कैल्शियम और क्लोराइड। अब क्लोराइड 2 क्यों आए, क्योंकि कैल्शियम की संयोजकता कितनी है, तो +2, क्लोरीन की -1, मैंने आपको बताया था। अब फिर ऐसे जोड़ के कैल्शियम क्लोराइड बन गया। अब ये कैल्शियम क्लोराइड बन रहा है, इसने पूछा कि क्या बोला है कि एक इसमें से क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड। तो ये बन गया अपना एक कैल्शियम क्लोराइड। तो इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। अब देखो, अब यहां पर जो आगे वाला पदार्थ है वो कौन सा होगा, एक तो अपन को ये पता करना है, तभी अपन संतुलित रासायनिक समीकरण लिख सकते। अब देखो यहां पर सबसे पहले ये क्या है, कैल्शियम। ये क्या है, कैल्शियम। अब एक ओपन को ज्ञात करना है तो यहां पर देखो सबसे पहले तो क्या है, ये कैल्शियम। तो यहां पर जो पदार्थ होगा उसमें अब ये कैल्शियम बना है तो आगे कहीं पर तो कैल्शियम होगा, तो ये अपना लिख दिया कैल्शियम। ठीक है, ये लिख दिया कैल्शियम। अब ये देखो क्लोरीन कितने हैं, 2, और यहां पर सिर्फ क्लोरीन किसमें, यहां पर थे, और यहां पर क्लोरीन की संख्या कितनी है, 2, और यहां पर कितना है, सिर्फ 1 ही है। तो अब इसको संतुलित करने के लिए मैं इसके आगे कितना लगा देता हूं, 2। ठीक है, अब एक कार्बन और है यहाँ पर, और यहाँ पर तो देखो इस वाले में कार्बन नहीं है कहीं पर, मतलब कार्बन कहाँ पर होगा, यहाँ पर। कहाँ पर होगा, यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एक कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर है 2। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर है 2 ऑक्सीजन है। और यहाँ पर हाइड्रोजन देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन नहीं है। हाइड्रोजन सिर्फ कितनी है, 2। तो यहाँ पर मतलब हाइड्रोजन कितनी होगी, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन होगी। ठीक है, और हाइड्रोजन 2 होगी, और ऑक्सीजन यहां पर देखो कितने हैं, 2। ऑक्सीजन यहां पर 2, तो मैं यहां पर जैसे 2 ऑक्सीजन लिख दे। अब इस प्रकार का कोई सूत्र था नहीं था, अपने पास सूत्र कौन सा था कि एक पर ऐसा था कैल्शियम कार्बोनेट जिसमें ऑक्सीजन सिर्फ एक ज्यादा है। कितनी है, एक ज्यादा है। तो यहां पर मान लो ऑक्सीजन कितनी कर देता हूं मैं, 3। कितनी कर देता हूं, 3, क्योंकि अपन ने ऐसा कोई सूत्र नहीं पढ़ा CaCO2, अपन ने कोई सूत्र नहीं पढ़ा। अपने सूत्र कौन सा पढ़ा है, कैल्शियम कार्बोनेट का CaCO3। तो मैंने अपन को यहाँ इतना करने पर अपन को पता चल गया कि वो पदार्थ कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये लिख दिया CaCO3 हो गया। और यहाँ पर देखो ऑक्सीजन यहाँ पर 2 थे, तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन अपना यहाँ पर आ जाएगा, 2 ये और 2 ये। तो ये अपना संतुलित समीकरण भी बन गया। और अपन को पता चल गया कि ये जो ए है, ये जो ए है वो कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये है वो अपना कौन है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को लेके एक ही जगह पर अपन रख देते हैं। तो ये अपना क्या हो गया, ये हो गया अपना इस
प्रश्न का आंसर। तो आपको क्या लिखना है कि जब अपन, तो इस अभिक्रिया में जो ए है वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तथा जो बनने वाली गैस है वो कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, और साथ में कैल्शियम क्लोराइड वगैरह तो बन ही रही है, ये प्रश्न में दिया हुआ है। तो आंसर हो गया आपका ये संतुलित समीकरण कौन सा हो जाएगा, ये। ठीक है, कैसे निकालना अपने वापस एक बार देखते। देखो, इसने बोला था कि हमने एक पदार्थ ए लिया, तो ये अपन को पता नहीं था, पहले हमने ले लिया ए, फिर उसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला लिया, तो हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल होता है, ये हमने मिला दिया। फिर इसने बोला कि बुध बुधाट के साथ एक गैस उत्पन्न हो रही है, तो वो मोमबत्ती को बुझाने का काम करती है। तो बुझाने का काम कौन करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये बोल रहा है कि उत्पन्न होने वाले यौगिक में एक कैल्शियम क्लोराइड है, तो एक लिख दिया हमने कैल्शियम क्लोराइड। और फिर साथ में अब कैल्शियम क्लोराइड को अपन ने पीछे भी ऐसे पढ़ा था, कैल्शियम क्लोराइड है, इसके ऊपर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता, कैल्शियम क्लोराइड है और CO2 है। अब ये जो आगे बन रहा है, अपन ने क्या किया, समीकरण संतुलित किया और जो जो इसमें से थे वो लिखते गए, और अपन को लास्ट में क्या प्राप्त हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इस प्रश्न का अपना आंसर हो जाएगा। अब लिखते हैं अपने अगले प्रश्न पर। HCl तथा HNO3 आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्ल के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित होते हैं। अब अपन को पता है कि ग्लूकोज का सूत्र क्या है, C6H12O6। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन इसमें भी है, हाइड्रोजन इसमें भी है, और HCl अम्ल इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन है। तो ये बोल रहा है कि HCl तथा HNO3 आदि जो जलीय विलयन है ये तो अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते, लेकिन ये जो ग्लूकोज वगैरह है ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते। क्यों, क्योंकि जब अपन ग्लूकोज को अपन पानी के अंदर डालते हैं तो ये आयनों में नहीं टूटता है, आयनों में नहीं टूटता है। और हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं। तो अब जो ये HCl है, ये HCl है, इसको जब अपन जल के अंदर डालेंगे तो ये H+ या H3O+ हाइड्रोनियम आयन या Cl- में टूट जाएगा। तो इसने जलीय विलयन में कौन सा H+ आयन दिया। HNO3 है, इसको भी अपन जब जलीय विलयन में डूबेंगे तो ये H+ तथा NO3- आयनों में विभक्त हो जाएगा। लेकिन ये जो ग्लूकोज है, ये सारे यौगिक है, ये H+ आयन जलीय विलयन में मुक्त नहीं करते हैं, इसीलिए ये अम्ल के गुण प्रदर्शित नहीं करते। तो सीधा सा आंसर अपना क्या हो जाएगा, हम आंसर इसका लिखेंगे, क्या आंसर लिखेंगे कि आंसर में अपन लिखेंगे कि HCl व HNO3 जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त करते हैं, H+ आयन मुक्त करते हैं, अतः इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, अतः इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। जबकि ग्लूकोज जैसे पदार्थ जलीय विलयन में क्या नहीं करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त नहीं करते हैं, H+ आयन मुक्त नहीं करते हैं। अतः ये अम्लीय गुण नहीं प्रदर्शित करते, नहीं करते। बस ये हो गया अपना आंसर। क्या लिखना है कि ये H+ आयन ग्लूकोज वगैरह ये मुक्त नहीं करते हैं, इसीलिए क्या होता है कि ये
अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करते हैं, जबकि HCl तथा HNO3 क्या करते हैं, अम्लीय गुणों को प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न अपना क्या है कि अम्ल का जलीय विलयन क्यों विद्युत का चालन करता है। तो हमने पूरा एक प्रयोग पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कैथोड और एनोड डाले थे, फिर उसके अंदर अम्लीय विलयन डाला था, तनु अम्ल डाला था, और जैसे इसके अंदर अपन विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है, अम्ल होता है वो आयनों में विभक्त हो जाता है, और उसमें कौन सा आयन हो जाता है, एक H+, जैसे HCl है तो इसमें H+ और Cl- में टूट जाता है। और जो आयनिक विलयन होता है, जो आयनिक विलयन होता है, और ये जलीय विलयन ही विद्युत का चालन करता है। क्यों? क्योंकि जल के अंदर ही जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये H+ आयन इसमें से निकल जाता है, और ये H+ आयन है, विद्युत धारा कैसे चलती है, धन आवेश और ऋण आवेश इन्हीं के कारण ही चलती है। तो ये जो है ये आयनों में विभक्त हो जाएगा, और इन आयनों के माध्यम से क्या होगा, विद्युत धारा का प्रवाह होगा, और इसी के कारण क्या होगा, अम्ल है वो जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन करता है। तो आंसर अपन को क्या लिखना है कि जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन देता है, और इन्हीं आयनों के कारण क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो ये सीधा आंसर में लिख देना है। तो क्या लिख देंगे कि अम्ल के जलीय विलयन H+ आयन मुक्त करते हैं, H+ आयन मुक्त करते हैं। और इन्हीं आयनों के द्वारा विद्युत का चालन होता विद्युत का चालन होता है। करंट कब फ्लो होगा, जब उसको जाने के लिए क्या होगा, आवेश प्राप्त होगा, आवेश का कनेक्शन दोनों के बीच में बनेगा। तो जैसे ये एक एनोड है एक कैथोड है, दोनों के बीच में अपन ने क्या डाला, विलयन डाला। अब यहां तक तो जब इसके अंदर मैं दूसरा कोई भी डालू जो आयनों में विभक्त नहीं होगा तो क्या करेगा, करंट फ्लो बस यहां पर रहेगा और यहां पर रहेगा, दोनों के बीच में कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन जब मैं इसके अंदर अम्ल का विलयन डालता हूं तो ये के H+ और Cl- में विभक्त हो जाएगा, और इन आयनों के माध्यम से आवेश का स्थानांतरण होगा। क्या होगा, आवेश का स्थानांतरण होगा, जिसके कारण विद्युत का चालन होगा, द्वारा विद्युत का चालन होता है। इसीलिए क्या होता है कि अम्ल है वो विद्युत का चालन करते हैं, H+ आयन मुक्त करते हैं, और इन्हीं आयनों के द्वारा विद्युत का चालन होता है। एक लाइन और लिख देना यहाँ पर, H+ आयन मुक्त होता है, ये H+ आयन जल के साथ मिलकर क्या बनाता है, हाइड्रोजन, क्या बनाता है, H3O+ बनाता ये हो गया अपना आंसर। अम्ल का जलीय विलयन क्यों करता है विद्युत का चालन, क्योंकि जलीय विलयन में H+ आयन मुक्त होता है और ये H3O+ आयन का निर्माण करता है, और इसी के कारण विद्युत का चालन होता है। अब बढ़ते हैं अपने अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती है। यहां पर देखो हाइड्रोक्लोरिक गैस तो है, कौन सी, हाइड्रोक्लोरिक गैस का फॉर्मूला क्या होता है, HCl, लेकिन ये कौन सी अवस्था में है, देखो कौन सी अवस्था में है, शुष्क, कौन सी, शुष्क अवस्था में है। और जो अम्ल तथा सार होते हैं वो क्या होते हैं, अम्ल होते हैं, वो केवल जलीय विलयन में ही आयनों को मुक्त करते हैं, और जलीय विलयन में ही क्या करेंगे, जब इसको अपन जल के अंदर जलीय विलयन होगा, जलीय विलयन होगा तो ही उसमें क्या होगा, आयन मुक्त होगा। अब जब तक आयन मुक्ति नहीं होंगे तब तक क्या अम्लीय गुण प्रदर्शित होंगे, नहीं होंगे। हमने क्या पढ़ा था कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, H+ आयन देते हैं।
लेकिन यह तो कौन सी अवस्था में है, शुष्क अवस्था में। शुष्क अवस्था में है मतलब ये H प्लस आयन मुक्त नहीं करेंगे, अतः ये अम्लीय गुण भी प्रदर्शित नहीं करेंगे, और अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेंगे तो लिटमस पत्र का रंग है वो भी नहीं बदलेगा। तो क्या आंसर लिखेंगे अपन, हम आंसर लिखेंगे इसमें कि अम्ल जलीय विलयन में ही विलयन में ही H प्लस आयन मुक्त करते हैं, H प्लस आयन मुक्त करते और अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। H प्लस आयन मुक्त करेंगे और अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। चूंकि यहां पर HCl गैस शुष्क अवस्था में, कौन सी अवस्था में है, शुष्क अवस्था में है, शुष्क अवस्था में है, अतः ये H प्लस आयन मुक्त नहीं करेगी, H प्लस आयन मुक्त नहीं करेगी, और H प्लस आयन मुक्त नहीं करेगी तो और अम्लीय गुण भी नहीं प्रदर्शित करेगी। इसलिए लिटमस पत्र का रंग होता है वो कैसा रहेगा, रंग अपरिवर्तित रहेगा। कैसा रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। ये हो गया अपना इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब बढ़ते हैं आगे। ये अपन ने इसका आंसर पहले से लिख के रखा था। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशासित करते हैं कि अम्ल को जल के अंदर मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल के अंदर। ये तो अपन ने अच्छे से पढ़ा था। क्या पढ़ा था हमने कि जब अपन अम्ल है, ये क्या है अपने पास दो पात्र है, ये क्या है दो पात्र है। अब इसमें अम्ल भरा हुआ है, ये क्या भरा हुआ है अम्ल। जब ये अम्ल भरा हुआ है, अब अम्ल के अंदर अपन सीधा पानी डालेंगे तो क्या होगा, यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कैसा, ऊष्माक्षेपी। और ऊष्माक्षेपी क्या होता है, जिस अभिक्रिया में क्या हो, ऊष्मा का उत्सर्जन हो। और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कैसी, बहुत ही फास्ट, ज्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, तो यह एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, और ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में बहुत ज्यादा मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होगी। और जैसे ही अगर अपन क्या करेंगे, सीधा अम्ल के अंदर पानी डाल दिया मैंने, अम्ल के अंदर मैंने पानी डाल दिया, तो यह जो विलयन है वो कैसा हो जाएगा, यह फबकने लगेगा, स्फुलित हो जाएगा। अब और साथ में क्या होगा, गर्म होगा, तो ये कांच का पात्र भी क्या हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा गर्म हो जाएगा और टूट जाएगा, जिससे क्या होता है, जलने का खतरा रहता है। ये तो हो गया इसका। अब जब ये कब होता है, जब अम्ल के अंदर क्या डाले, सीधा पानी डाले। तो अपन को ये काम अपन को नहीं करना है, ये काम अपन को नहीं करना है। क्यों, क्योंकि इसके हानि है। क्यों, क्योंकि ये बहुत ही एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। जब इसको जल को अम्ल के अंदर डालते हैं तो यह विलयन स्फुलित होने लगेगा और क्या करेगा, अपन को जला सकता है। और ये कांच का जो पात्र है, ये बीकर टूट भी सकता है। अब अपन ने यहां पर ले लिया जल, ये क्या ले लिया अपन ने, जल। अब दूसरे में अगर क्या करेंगे कि अगर इसमें अपन जल है, और जल के अंदर क्या डालेंगे, धीरे 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 करके अम्ल डालेंगे, धीरे धीरे करके अम्ल डालेंगे। और वो भी कैसे, बूंद बूंद करके। अब बूंद बूंद करने से, डालने से क्या होगा कि जैसे ही मैंने इसके अंदर एक बूंद अम्ल डाला,
अब ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रम तो होगा, लेकिन कैसा होगा, ये जल है वो क्या करेगा, इस उससे जो उष्मा उत्पन्न होगी उसको अवशोषित कर लेगा। फिर वापस मैंने एक बूंद डाला, वापस हिलाया तो जल ने वापस उष्मा को अवशोषित कर लिया। तो धीरे धीरे जैसे अपन डालेंगे अम्ल तो क्या होगा, एकदम अभिक्रिया नहीं होगी, और जो ताप है वो भी जल क्या करेगा, धीरे धीरे मेंटेन करता चलेगा, जिसके कारण क्या होगा कि यह अभिक्रिया उतनी उष्माक्षेपी और इतना ताप उत्पन्न नहीं करेगी। ठीक है, तो हमेशा क्या करना चाहिए कि अम्ल के अंदर जल को नहीं डालना चाहिए, बल्कि जल के अंदर अम्ल को बूंद बूंद करके डालना चाहिए और साथ साथ में विलयन को हिलाते रहना चाहिए। तो आंसर में अपन को क्या लिखेंगे, हम आंसर में लिखेंगे कि हमेशा जल के अंदर अम्ल और जल का मिलना कौन सी अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी प्रक्रम है। इसलिए हमेशा जल के अंदर अम्ल को बूंद बूंद करके डालना है, साथ ही साथ विलयन को हिलाते रहना है। जबकि अगर अपन अम्ल के अंदर जल को डालेंगे तो यह एक अत्यंत उष्माक्षेपी प्रक्रम हो जाएगा, और जिससे विलयन क्या हो जाएगा, आस्फलित होकर बाहर की तरफ उलट जाएगा, और जिससे जलने का भय रहता है। साथ ही साथ यह क्या होता है, इसके स्थानीय मान बढ़ जाता है, और ये जो कांच का पात्र है वो गर्म हो जाएगा और उसके टूटने का भी भय रहता है। तो ये हो जाएगा अपना इसका आंसर। और आंसर किस प्रकार से लिखेंगे अपन, ये अभी लिखा हुआ है। अम्ल को तनुकृत करते समय अम्ल में जल को मिलाना चाहिए, न कि जल को अम्ल में, क्योंकि जल में अम्ल या सारक के घुलने की प्रक्रिया कैसी होती है। 2-3 वर्ड जो मैं अंडरलाइन करता हूं ये आपको याद ही रखने, और प्रश्न के आंसर में ये लिखने ही है, यह उष्माक्षेपी होता है। इसलिए जल में किसी सांद्र अम्ल को सावधानी पूर्वक मिलाना चाहिए। अम्ल को हमेशा धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। इसके विपरीत अगर सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर अत्यंत उष्मा के कारण मिश्रण का आस्फलित होना, मिश्रण कैसा हो जाएगा, आस्फलित होना, मतलब ये फबकता है जैसे कोई भी चीज, आस्फलित होकर बाहर आ जाएगा, आ सकता है। इससे समीप व्यक्ति को हानि पहुंच सकती है। इससे स्थानीय ताप बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, स्थानीय इससे स्थानीय ताप बढ़ जाता है, जिसके कारण उपयोग किए जाने वाला कांच का पात्र टूट भी सकता है, उपयोग करने वाला कांच का पात्र टूट भी सकता है। और इसी के साथ क्या हो जाएगा, इसका अपना आंसर पूरा हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन H3+ की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। अब देखो सांद्रता क्या होती है कि ये मान लो ये अपनी एक क्लास है। अब इस क्लास में ये H+ यहाँ पर बैठा है, ये क्लास है, और इस क्लास में एक H+ यहाँ पर है, एक H+ यहाँ पर है, एक H+ यहाँ पर है, और एक H+ यहाँ पर है, और एक H+ यहाँ पर, एक H+ यहाँ पर है। ठीक है, अब ये तो क्लास है, ये समझना क्या है, बीकर है, ये अपना बीकर है। और इसमें बाकी जो ये खाली जगह बची हुई है, H+ के अलावा जो खाली जगह बची हुई है H+ ये यहाँ पर भी लिख देते हैं, ये। अब H+ जहां जहां पर है वहां पर तो कौन बैठा हुआ है, वहां पर तो कौन है, ये बच्चे बैठे हुए, और ये बीच में जो खाली जगह बची हुई है ये क्या है, क्लास के अंदर बचा हुआ खाली दरिया पड़ी हुई है। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि इस कक्षा के अंदर बच्चों की सांद्रता क्या है, मतलब इस पूरे एरिया में कितने बच्चे बैठे हुए, वो क्या कहलाएंगे, इसकी बच्चों की सांद्रता कहलाएगी। उसी प्रकार इस पूरे जो बॉक्स में कितने, यहाँ पर हाइड्रोजन आयन कितने प्रति एकांक आयतन में, मान लो ये पूरा इतना सा आयतन है, और इस आयतन में हाइड्रोजन आयन कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। तो यहाँ पर तो मानो 1 8 यहाँ पर है, और एक दूसरा बॉक्स ये मैं यहाँ पर इसी के जैसा बना देता हूँ, और इसमें हाइड्रोजन आयन कितने हैं, 1 है, 2 है, और 3 है, और 4 है। तो मैं क्या बोलूंगा कि इसके प्रति एकांक आयतन में, ये मान लो प्रति एकांक आयतन है, और इसमें हाइड्रोजन आयन कितने, बहुत ज्यादा संख्या में है, तो इसकी सांद्रता क्या हो जाएगी, ज्यादा। जहां पर ज्यादा बच्चे बैठे वहां पर क्या है, सांद्रता ज्यादा, H+ की सांद्रता ज्यादा है। कक्षा का एरिया है उसकी तुलना में क्या है, बच्चे ज्यादा है या हाइड्रोजन आयन ज्यादा है, इसलिए इसकी सांद्रता कैसे हो जाएगी, सांद्रता उच्च, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्च। ठीक है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उच्च है, और यहां पर देखो हाइड्रोजन आयन कितने, सिर्फ 4 है, तो यहां पर इसकी तुलना में यह सांद्रता कैसी है, निम्न सांद्रता। कैसी है, निम्न सांद्रता है। अब ये प्रश्न क्या बोल रहा है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। अब ये क्या कर रहा है कि अब इतना सा ये एरिया है, इसमें हाइड्रोजन आयन इतना है, अब ये क्या करेगा, अब इस पूरे वाले में यहाँ पर ये जैसे पानी भरा हुआ है,
अब ये क्या करेगा कि इसमें पानी की मात्रा बढ़ा रहा है, पानी ये इतने थे हाइड्रोजन आयन, अब ये एकांक आयतन है, इसमें मैंने क्या डाल दिया, पानी और ज्यादा मात्रा में बढ़ा दिया। मतलब पानी जैसे ही अपन इसमें बढ़ाएंगे, पानी क्या करेंगे इसमें बढ़ाएंगे, तो पानी ये पानी क्या है, खाली वाला एरिया है, तो जैसे जैसे अपन इसमें पानी बढ़ाएंगे क्या होगा, ये पानी इसमें अपन बढ़ा रहे हैं, ये पानी बढ़ रहा है, तो तनुकृत करते तब क्या डालते, उसमें जल डालते। अब जल इसमें डालते गए तो क्या हुआ, हाइड्रोजन आयन है इसकी सांद्रता घट गई। मतलब पहले ये इतने से पानी में पानी में क्या थे, 8 हाइड्रोजन आयन थे, अब इतने से पानी में सिर्फ 8 हाइड्रोजन आयन है, तो इसकी सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। कैसे हो जाती है, कम हो जाती है। तो अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है कि इसकी सांद्रता निम्न हो जाती है। कैसे हो जाती है, निम्न हो जाती है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो जाती है। तो आंसर क्या लिखेंगे, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय अर्थात जल को मिलाने पर H3+ आयन की सांद्रता में प्रति एकांक आयतन में क्या, प्रति एकांक आयतन में, पहले अपने पास कितना था, मान लो प्रति प्रति इकाई आयतन, एक इकाई आयतन कितना था अपने पास, इतना बॉक्स था, उसमें 8 जने बैठे हुए थे, ठीक है। तो यहां पर तो क्या था, उसकी सांद्रता, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उस थी, कक्षा में बहुत सारे बच्चे थे, लेकिन मैंने कक्षा को क्या कर दिया, बहुत बड़ा कर दिया, उसके अंदर पानी बहुत खाली जगह बहुत बढ़ा दी। अब मैं क्या बोलूंगा, कक्षा की तुलना में बच्चे बहुत ही कम बैठे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कि प्रति एकांक आयतन में कमी हो जाती है, क्योंकि अम्ल में उपस्थित अनायनित जल की मात्रा तो बढ़ती है पर हाइड्रोनियम आयन की मात्रा वही की वही रहती है। अब क्या हो गया, कक्षा बड़ी हो गई है लेकिन बच्चे तो उतने के उतने ही है, मतलब कि जो सांद्रता है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। तो अम्ल के अंदर, अम्ल को तनुकृत करते समय क्या होगा कि हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कम हो जाएगी। तो ये हो गया अपना आंसर। अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में आधिक्य सार, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये ले लिया अपन ने सोडियम हाइड्रोक्साइड, अब ये क्या होगा, आयनों में टूटेगा, Na+ तथा OH- में, ठीक है। आधिक्य सार मतलब इसके अंदर और एक्स्ट्रा सार मिला देते, मतलब कोई और सार लेके, जैसे KOH है या NOH है, कोई भी और आधिक्य सार मिला देते, तो इसमें आधिक्य सार अपन ने मिला दिया। अब सार मिलाने से हाइड्रोक्साइड आयन OH आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित होगी, तो अब देखो इसने क्या किया, वहां पर तो अपन क्या मिला रहे थे, जल मिला रहे थे, क्या मिला रहे थे, जल मिला रहे थे। अब इसमें ये क्या कर रहा है, OH आयन तो है ही है, तो अब एक कक्षा में कितने बच्चे बैठे थे, एक पूरी कक्षा थी। अब कक्षा का, वहां पर तो अपन क्या कर रहे थे, कक्षा को बढ़ा रहे थे, लेकिन इसमें क्या कर रहे हैं, बच्चों को बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बच्चों को बढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे ये अपने पास थी कक्षा, ये अपने पास कक्षा है, इस कक्षा में पहले सबसे पहले ये NOH ही था सिर्फ, तो इस कक्षा में पहले कितने बैठे थे, OH, एक बैठा था, 2 बैठा था, 3 बैठे थे, ठीक है। लेकिन मैंने इसके अंदर और सार मिला दिया, मान लो मैंने इसके अंदर KOH मिला दिए, अब ये भी K+ और OH- में टूट जाएगा। अब पहले से इतने बच्चे बैठे थे और बच्चे आके इसमें बैठ गए, तो OH और बैठ गए आके। तो यहां पर देखो पहले कितने थे, सिर्फ 3 थे, मतलब क्या थी कि सांद्रता निम्न थी। अब कक्षा में क्या कर, बच्चे अपन ने बढ़ा दिए तो कक्षा और फुल होगी, तो मैं क्या बोलूंगा कि कक्षा में बच्चे बहुत ही ज्यादा है, कक्षा में बच्चों की सांद्रता बहुत ही ज्यादा है, मतलब यहां पर क्या हो जाएगा, सांद्रता बढ़ जाएगी। तो अपन आंसर में क्या लिखेंगे, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में आधिक्य सार को मिलाया जाता है तो हाइड्रोनियम आयन की, हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती है, क्या होती है, सांद्रता बढ़ती है। ये अपन को आंसर इसका लिखना है। जब NOH विलयन में आधिक्य सार को मिलाते हैं तो OH की सांद्रता प्रति इकाई आयतन में बढ़ जाती है, क्योंकि मिलाए गए सार से प्राप्त OH आयन सांद्रता में वृद्धि करते हैं। अब अगर इसकी जगह जो अपना अगला जो प्रश्न था, ये कौन सा, कि अम्ल को क्या कर रहे थे अपन, तनुकृत कर रहे थे, अम्ल को क्या कर रहे थे, तनुकृत कर रहे थे। यहाँ पर देखो अम्ल के अंदर अपन क्या कर रहे थे, पानी मिला रहे थे, मतलब कक्षा को बढ़ा रहे थे। अगर अपन क्या करें कि इसके अंदर अम्ल है और अम्ल के अंदर मैंने तो और थोड़ा सा अम्ल डाल दिया, अगर प्रश्न ऐसा पूछे कि एक अम्ल के विलयन के अंदर एक
आधिक्य अम्ल मिलाया जाए तो H प्लस आयन की सांद्रता पर क्या प्रभाव होगा। तो आप बोलोगे कि पहले से कक्षा में इतने बच्चे और थे, मैंने और बच्चे इसके अंदर लाके ठोस दिए तो क्या हो गया, सांद्रता बढ़ गई। बस ये आपको याद रखना है। पानी मिला रहे मतलब क्या होगी, सांद्रता कम हो जाएगी। अम्ल के अंदर और थोड़ा सा अम्ल मिला रहे, सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सार के अंदर और सार मिला रहे, सांद्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन सार के अंदर पानी मिला रहे तो सार की सांद्रता कम हो जाएगी। आगे सांद्रता वाला मैटर आपको अच्छे से समझ में, ठीक है। तो प्रश्न इसका आंसर अपन ने लिख दिया। अब बढ़ेंगे अपन आगे। आपके पास दो विलयन ए तथा बी है। विलयन ए के पीएच का मान 6 है और विलयन बी के पीएच का मान कितना है, 8। किस विलयन में हाइड्रोजन अम्ल की सांद्रता अधिक होगी और इनमें से कौन सा अम्लीय है तथा कौन सा क्षारीय है। तो हमने क्या पढ़ा था, पीएच स्केल पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था, पीएच स्केल अपन ने इस प्रकार से बनाई थी, पीएच स्केल ये अपन ने पीएच स्केल बनाई थी। अब इस पीएच स्केल में क्या था, कितने अंक थे, यहां से लेकर अपन सेंटर में से यहां पर बीच में क्या था, 7 था। 7 से लेकर 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। यहाँ पर 0 से लेकर 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अब हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा था, देखो क्या लिखा था, H प्लस और यहाँ पर लिखा था OH माइनस। अब देखो ये बॉक्स कैसे बढ़ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ पर हाइड्रोजन वाला ज्यादा भाग था एरिया। अब जैसे जैसे इस तरफ आ रहा है एरिया हाइड्रोजन का कम हो रहा है। तो मतलब जैसे जैसे अपन 0 से किसकी तरफ बढ़ रहे हैं, 0 से 14 की तरफ बढ़ेंगे। 0 से अपन 14 की तरफ बढ़ेंगे, 1 से 7 की तरफ बढ़ेंगे तो क्या होगा, अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता बढ़ती है। अम्लीयता कब बढ़ेगी, जब H प्लस आयन की सांद्रता क्या होगी, अम्लीयता क्या होती है, घटती है। अम्लीयता क्या होगी, घटेगी। और अम्लीयता कब घटेगी, जब H प्लस आयन की सांद्रता भी घटेगी। अब आप देखो जैसे जैसे अपन इस साइड जाते हैं, जैसे जैसे इस साइड जाते हैं तो क्या होगा, क्षारीयता बढ़ेगी। क्षारीयता बढ़ेगी। और क्यों बढ़ती है, क्योंकि OH प्लस की सांद्रता भी बढ़ती है। ठीक है, तो इस तरफ जाएंगे तो क्या बनेगा, क्षारीयता बढ़ेगी। और इस तरफ यहाँ से लेकर इस तरफ आएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगी और यहाँ से लेकर इस तरफ आएंगे तो अम्लीयता घटेगी। ठीक है, तो अब देखो आपके पास दो विलयन है ए तथा बी। विलयन ए के पीएच का मान 6। अब ए के पीएच का मान कितना है, 6, एवं विलयन बी के पीएच का मान 8 है। बी का कितना है, 8 है। तो किस विलयन में हाइड्रोजन अम्ल की सांद्रता अधिक होगी। देखो हाइड्रोजन अम्ल की सांद्रता जैसे जैसे अपन इस तरफ आ रहे हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता क्या हो रही है, हाइड्रोजन अम्ल की सांद्रता क्या हो रही है, यहाँ पर देखो घट रही है। जैसे जैसे इस तरफ आ रही है घट रही है। तो ज्यादा किसकी होगी, 6 की क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसमें हाइड्रोजन प्लस की सांद्रता भी कितनी होगी, ज्यादा होगी। इनमें से कौन अम्लीय तथा कौन क्षारीय। तो हमने क्या पढ़ा था, 7 पर क्या होता है, उदासीन। 7 से इस साइड वाले सारे क्या होते हैं, क्षारीय। तो 8 किसका है, विलयन बी का। तो 8 कैसा हो जाएगा, जो विलयन बी है वो कैसा हो जाएगा, क्षारीय। और विलयन ए कैसा है, 7 से इस तरफ, मतलब कैसा है, अम्लीय। तो विलयन ए तो हो जाएगा अम्लीय और विलयन बी होगा अपना क्षारीय। तो आंसर में क्या लिखेंगे अपन, आंसर में लिखेंगे विलयन ए क्या है, अम्लीय, विलयन बी है अपना क्षारीय। विलयन ए में H प्लस की सांद्रता अधिक है तथा विलयन बी, क्योंकि पीएच घटने पर H प्लस की सांद्रता बढ़ती है। जब अपन पीएच का मान क्या होगा, जैसे जैसे पीएच का मान घटेगा H प्लस का मान बढ़ेगा। देखो कैसे बढ़ता है, यहाँ पर देखो ये क्या है, पीएच स्केल है। अब यहाँ पर देखो जैसे जैसे पीएच का मान घट रहा है तो ये देखो एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे पीएच का मान बढ़ेगा H प्लस की सांद्रता क्या होगी, H प्लस सांद्रता बढ़ेगी। तथा जैसे जैसे अपन क्या करेंगे, पीएच का मान बढ़ेगा, H प्लस आयन की सांद्रता घटेगी। अब बढ़ते अपने अगले प्रश्न पर। H प्लस एक्वस का मतलब जल के अंदर आयन मिला हुआ है। ठीक है, आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो H प्लस आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है, आगे वाले प्रश्न में आप देख लो कि जैसे जैसे क्या होता है, H प्लस की सांद्रता बढ़ती है। जैसे जैसे H प्लस की सांद्रता बढ़ेगी, H प्लस क्या हो रहा है, जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसके अम्लीय गुण में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, उसके अम्लीय गुण में वृद्धि होगी। तो अपन क्या लिखेंगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा, जैसे जैसे
H प्लस सांद्रता क्या होगी, बढ़ेगी। H प्लस की सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, अम्लीय गुण भी बढ़ेगा। H प्लस सांद्रता बढ़ेगी तो क्या होगा, अम्लीय गुण भी बढ़ेगा। साथ में अगर आपको pH का पूछे तो pH क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो ये अपने इसके आंसर हो जाएंगे। तो आंसर में क्या लिखेंगे अपन, आंसर में लिखेंगे अपन कि आंसर में अपन लिख देते हैं H प्लस आयन की सांद्रता बढ़ने पर क्या होगा कि पदार्थ के अम्लीय गुणों में वृद्धि होगी, अम्लीय गुणों में वृद्धि होगी तथा pH का मान क्या होगा, pH का मान घटेगा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना इसका आंसर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला, क्या सारी विलीन में H प्लस आयन होते हैं, अगर हाँ तो सारकीय क्यों होते हैं। अब देखो जैसे NaOH, अब इसके अंदर H प्लस आयन होते, हाइड्रोजन इसमें है, लेकिन यह कैसा है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं है। यह किसके साथ है, देखो इसको तोड़ेंगे अपन तो Na प्लस तथा OH माइनस में। अब ये अकेला नहीं है, ये किसके साथ है, ऑक्सीजन के साथ है। तो अपन इसका आंसर क्या लिखेंगे कि हाँ, जो सारी विलीन होता है उसमें H प्लस या हाइड्रोजन आयन होते हैं। इसको जब अपन आगे तोड़ते तो ऑक्सीजन माइनस और H प्लस ऐसे होते, तो ये H प्लस आयन तो होते हैं, लेकिन ये कैसे, स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते हैं। तथा अगर इसमें होते भी है तो जो सारी विलीन होता है उसमें OH की तुलना में H प्लस आयन कम मात्रा में होते हैं। तो इसका आंसर अपन क्या लिख देंगे कि हाँ, सारी विलीन में H प्लस आयन होते हैं, पर ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होते। सारी विलीन में H प्लस की तुलना में OH माइनस आयन अधिक मात्रा में होते हैं, अतः सारी विलीन क्या होते हैं, सारीय होते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कोई किसान खेत की मृदा को किस परिस्थिति में बिना बुझे हुए चूने, बिना बुझा हुआ चूना क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, तथा बुझा हुआ चूना जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चौक जिसे क्या बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। अब देखो ये जो बुझा हुआ चूना है, ये बिना बुझा हुआ चूना है और ये कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये सारे देखो इसमें भी सारों में क्या है, अब जैसे मैंने ये ले लिया बिना बुझा हुआ चूना, अब इसको मैं क्या करूंगा, जल जैसे पानी के अंदर मिट्टी के अंदर डालेंगे तो मिट्टी में जल तो होगा, जब किसान खेत को सिंचाई करेगा तो उसके अंदर पानी आके मिल जाएगा। जब इसमें आके पानी मिल जाता है तो अपन को पता है कि क्या बन जाएगा, बुझा हुआ चूना। अब यहाँ पर देखो OH है, क्या है OH, और ये क्या है, एक सार है, ये क्या है, एक सार है। उसके बाद ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये तो सीधा दिया हुआ, अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिए, और उसके बाद जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट लिए, कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या करता है, आगे जाके CO2 गैस मुक्त करता है, और ये भी कैसा, कौन सी प्रकृति का होता है, ये भी अपना जो सारी प्रकृति का होता है। अब ये जो सारे हैं, अब इन सारों को अपन क्या करेंगे, अब ये सारे हैं सारीय प्रकृति के, ये सभी पदार्थ कैसे प्रकृति के हैं, सारीय प्रकृति के। अब ये सारी प्रकृति के, अब किसान इनको खेत में कब डालेगा, तो अपन ने पढ़ा था कि जब अम्ल तथा सार आपस में मिलते तो क्या बनाते, उदासीन लवण बना देते। अब किसान इसको कब प्रयोग करेगा, जब इसकी मिट्टी है वो कैसे हो जाती है, जरूरत से ज्यादा अम्लीय हो जाती है। मिट्टी का अम्लीय होना भी जरूरी है और मिट्टी का सारी होना भी जरूरी है, लेकिन इसका एक निश्चित मात्रा होती है, निश्चित pH होता है। अब जब अगर इसका मिट्टी होती है, अपन क्या करते हैं, खाद उर्वरक वगैरह ज्यादा मात्रा में डालते हैं, अब वो क्या होगी, ज्यादा मात्रा में अम्लीय होगी। अब उस अम्लीयता को कम करना है तो क्या करेंगे, इन सारे सार वाले पदार्थों को मिलाएंगे, जिससे क्या होगा, उदासीन लवण का निर्माण हो जाएगा और मिट्टी की अम्लीयता कम हो जाएगी। तो अपन आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में अपन लिखेंगे कि ये जो सारे पदार्थ है, जब मिट्टी में अम्लों की मात्रा आवश्यक मात्रा से अधिक हो जाएगी, तब इन पदार्थों का प्रयोग मृदा उपचार में करेंगे। मृदा का उपचार किस प्रकार करेंगे कि मृदा कैसी होगी, अम्लीय, क्योंकि ये पदार्थ सारी प्रकृति के हैं जो मिट्टी की अम्लीयता को उदासीन कर देते हैं। जब मिट्टी क्या हो जाएगी,
ज़्यादा मात्रा में अम्लीय हो जाएगी, तो इसके अंदर इन सारी पदार्थों को मिलाएंगे और मृदा को उपचारित कर देंगे और एक उदासीन लवण का निर्माण हो जाएगा और मिट्टी की अम्लता कम हो जाएगी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ठीक है, ये जो आपको सूत्र दिख रहा है, इस यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो अपन ने क्या पढ़ा था, ये क्या है? विरंजक चूर्ण। क्या है? विरंजक चूर्ण। और विरंजक चूर्ण है और इसका एक और नाम है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। ब्लीच करते, ब्लीचिंग पाउडर क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जैसे ब्लीच 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 क्या करना है, जैसे रंग को गायब करना, उसको क्या बोलते हैं अपन? ब्लीचिंग करते। तो इसका उपयोग अपन किस में करते थे? कपड़े के अंदर से रंग निकालने में, कागज उद्योग में वगैरह इसका उपयोग करते थे। तो इसका नाम क्या है? विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण का निर्माण करता है। वह पदार्थ कौन सा है जो क्या करता है? क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके किसका निर्माण करेगा? विरंजक चूर्ण का निर्माण करेगा। तो अपन ने क्या किया था कि शुष्क कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसके ऊपर अपन ने क्या किया था? क्लोरीन गैस को प्रोवाइड किया था। किसको प्रोवाइड किया था? क्लोरीन गैस को प्रोवाइड किया था। और क्या बना था अपने पास? विरंजक चूर्ण। क्या बना था? विरंजक चूर्ण बना था। और साथ में क्या बना था? जल बना था। क्या बना था? जल। तो उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, तो वो उसका नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? हमने सोडियम यौगिक का निर्माण पढ़ा था। कौन कौन सा निर्माण किया था अपन ने? विरंजक चूर्ण को बनाया था, उसके बाद खाने के सोडे को, कपड़े धोने के सोडे को, इसको अपन ने बनाया था। तो अब कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग करते? तो हमने अपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था कि जब क्या करते, कपड़े धोने के सोडे को पानी के अंदर डालता है तो पानी की स्थायी कठोरता दूर हो जाती है। तो इसके लिए अपन किसका उपयोग करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का। सोडियम कार्बोनेट का, ये तो है इसका सूत्र और नाम इसका क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम, ये ले लिया सोडियम और कार्बोनेट। इसमें हाइड्रोजन मत जोड़ देना, नहीं तो क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट हो जाएगा और वो कौन सा हो जाएगा? खाने का सोडा हो जाएगा। ठीक है, अब अपन बढ़ते आगे। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? इस अभिक्रिया के लिए समीकरण को लिखिए। तो देखो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब इसको अपन को क्या करना है? गर्म करना है। क्या करना है? इसको गर्म करेंगे। इसको गर्म करने पर, विलयन को गर्म करने पर क्या होगा? तो जब अपन इसको गर्म करते हैं तो क्या बनता है? हमने क्या किया था? सोडियम कार्बोनेट था, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट खाने का सोडा था। जब इसको अपन गर्म करते हैं अपने पकोड़े के अंदर डाल के, तो कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जिसके कारण पकोड़े फूलते और साथ में जल बनता है। तो अपन ने ये दोनों बना दिए, उसके बाद में बचा हुआ ये अपन यहाँ पर लिख सकते हैं। इस अभिक्रिया को संतुलित कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे 2। ठीक है, तो ये हो गया अपना इसका आंसर। अब बढ़ते हैं आगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखिए। अब देखो पहले क्या बोला इसने? प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस अपने पढ़ा था, क्या था? 1/1/2 CuSO कैल्शियम सल्फेट। ये अपन ने लिया था। ये था क्या? ये क्या था अपना? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसने क्या बोला? प्लास्टर ऑफ पेरिस को लीजिए और इसको किसके साथ अभिक्रिया करवा दीजिए? जल के साथ। किसके साथ? जल के साथ। तो अपन ने इसको जल के हाफ अणु के साथ अभिक्रिया, जब इसको अपन अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो ये अपना बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, जिसको अपन क्या बोलते हैं? जिप्सम। क्या बोलते हैं?
ये क्या हो जाएगा अपना जिप्सम हो जाएगा। ठीक है, और इसी के साथ अपने ये जो पाठ्यगत प्रश्न हैं वो यहाँ पर पूरे हो जाते हैं। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण अपन ने आगे भी अच्छे से समझा है, तो इसी के साथ अपने पाठ्य पुस्तक प्रश्न होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। अगले वीडियो में हम करेंगे इसके अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से करेंगे, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपको अंत तक लेके जाएंगे, अरावली पाठशाला से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद।